हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बी प्रीपेयर। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं साउथ एशिया कंट्री के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि साउथ एशिया क्या है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पाक है, पाक में कौन सी पार्टी रूल करती है। तो यहाँ पे कभी डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल आता है तो कभी मिलिट्री पावर का आता है। काफ़ी सारे रीजन इस चीज़ के लिए दिए गए कि ये आखिर स्टेबल क्यों नहीं हुई है। तो इसके लिए जैसे मिलिट्री ने है, कुछ लॉजिकल रीजंस नहीं दिए हैं, पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि ना तो इसे इंटरनेशनल सपोर्ट मिल चुका कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक बन सके, और इंडिया के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो इसी में मिलिट्री को भी बेस्ट माना गया। तो काफ़ी सारे रीजन ऐसे थे जिसने यहाँ पर इन चीज डेमोक्रेसी को सक्सेस नहीं होने दिया। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में कैसे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट की। साथ ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेपाल को लेकर कि नेपाल में कौन सी डेमोक्रेसी या फिर कौन से रूलर ने राज किया। ये दोनों टॉपिकों को हम आज कवर करेंगे। एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आज बांग्लादेश की, ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट में कैसे आई। बांग्लादेश अपनी इस्टेब्लिशमेंट में 1971 में आई थी। तो चलिए अब हम डिटेल में इस चीज़ को लेकर स्टडी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश की। जो बांग्लादेश है उसमें डेमोक्रेसी कैसी रही, कैसे उसकी जर्नी रही, कैसे उसने आज अपने आप को अब भी इस्टेब्लिशमेंट करके रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1947 से लेकर 1971 तक जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का पार्ट बनकर ही रहा था। यानी अगर हम बात करें तो जो ये वाला पाकिस्तान है इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, और यहाँ पर असम और बंगाल के कुछ एरिया को लेकर एक एरिया बनाया गया था जहाँ पर मुस्लिम जो पीपल्स थे उनकी जो नंबर है वो लार्ज नंबर था। तो इसे भी एक पाकिस्तान बनाया गया था और इस वाले एरिया को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो जैसे ही जब पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस में आता है तो ये एरिया वाइज बड़ा था, तो इसका दबदबा इस वाले ईस्ट पाकिस्तान पर रहता था, और यहाँ पर के लोगों को प्रेशराइज किया जाता था कि आप उर्दू बोले एंड जो हमारा कल्चर है उसी को एक्सेप्ट करें। तो जो यहाँ के लोग थे उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। उन लोगों का मानना था कि जो हमारा बंगाली कल्चर और जो हमारी बंगाली लैंग्वेज है उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो जनता ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। एंड जो इस क्षेत्र की जो पॉपुलेशन थी उनका मानना था कि उन्हें क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर थी वो इनके हाथ में थी, तो इस जो यहाँ की जनता थी उसका मानना था कि हमें भी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनमें भी हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इक्वली हमें हिस्सा देना चाहिए। ये चीज़ें इनकी डिमांड थी। एंड इसके लिए एक ग्रुप भी बना था जिसका जो हेड थे, लीडर जिसको बनाया था शेख मुजीबुर रहमान ने इस चीज़ को लीड किया था। जो इनका प्रोटेस्ट था, जो स्ट्रगल था, उसको शेख मुजीब उर रहमान ने लीड किया था। एंड 1970 में होता क्या है कि इन्होंने 1970 में इलेक्शन हुए थे एंड ये गाइड कर रहे थे अवामी लीग को। जो अवामी लीग थी उन्होंने 1970 में जो इलेक्शन हुए थे ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने सारी सीटों को अपने अंडर ले लिया था, यानी वे सारी सीटें जीत चुके थे। पर जो पावर थी वो वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी, तो उन्होंने इन चीज़ों को मानने से एक्सेप्ट कर दिया। एंड जो ये सभा हुई थी, यानी जो ये इलेक्शन हुए थे, इनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर होता क्या है कि जो अवामी लीग है उसने, जैसे कि पता है कि जो सभी पीपल है इसके सपोर्ट कर रहे थे, एंड पर जो सरकार थी वो तो वेस्ट पाकिस्तान की थी, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और जो शेख मुजीब थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। एंड जो जनरल उस टाइम पर जो वहाँ के हेड थे वो जनरल याहिया खान थे। उन्होंने यहाँ की जो जनता है उसके मूवमेंट को ट्राई किया कि जो ये मूवमेंट है इसको बंद किया जाए, और यहाँ पर काफ़ी एक जन विद्रोह भी बोल सकते हैं हमें, काफ़ी 1000 नंबर में भी एंड इससे भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान जो आर्मी थी उसने मारा था। एंड इस वजह से यहाँ क्या हुआ कि जो लोग हैं, जब जो वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अटैक कर रही थी, तो जो यहाँ के लोग हैं वो इंडिया के एरिया की तरफ भाग रहे थे। तो इंडिया के आगे अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि जो ये लोग आ रहे हैं इनको कैसे सेटलमेंट किया जाए, यानी जो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम थी ये इंडिया के सामने आ गई थी।
पर जो इंडिया है वो सपोर्ट में था ईस्ट पाकिस्तान के कि इनको इनकी फ्रीडम दी जानी चाहिए, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें किसी चीज़ को लेकर फोर्स नहीं किया जाता है। तो इंडिया भी इनके सपोर्ट में था और इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने इनको फाइनेंशियली एंड मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड की। एंड इसी के कारण यहाँ पर एक फ़ाइट होती है 1971 में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पाकिस्तान है वो जल्दी ही सरेंडर कर देता है और इसी के साथ एक नेशन का डेवलपमेंट होता है जिसे नाम दिया गया था बांग्लादेश। एंड जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो बांग्लादेश है इसने अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूट बनाया और इसका मानना था कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो सेकुलर, यानी ऐसी कंट्रीज़ जो हमारा जो नेशन है वो ऐसा होगा कि सेकुलरिज्म होगा, डेमोक्रेसी होगी एंड सोशलिज्म पर इन्होंने बिलीव किया। तो वैसे ही 1975 में जो यहाँ के जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने अवामी लीग को लीड किया था, उन्होंने क्या किया कि अब चीज़ें शिफ्ट हो गई थी, यानी पार्लियामेंट्री से उन्होंने प्रेसिडेंटल पर शिफ्ट कर दिया था, यानी और जो अदर पार्टी थी उनको उन्होंने अबोलिश कर दिया था एंड सिर्फ अपनी पार्टी को छोड़कर उन्होंने, यानी किसी और पार्टी को नहीं छोड़ा। यानी जैसे कि अब उन्हें फिर लग रहा था कि वहाँ पर फिर से जो डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी नहीं है फुली, तो इस चीज़ ने फिर से कॉन्फ्लिक्ट को लीड किया, यानी कॉन्फ्लिक्ट फिर से दोबारा यहाँ पर होने लगी। तो इस एरिया में फिर क्या होता है कि जो 1975 में जो यहाँ के लोग थे आर्मी के अगेंस्ट फिर से उन्होंने बगावत की, यानी फिर से प्रोटेस्ट होने लगे एंड इसी के कारण जो शेख थे, जो यहाँ के शेख थे उनको सेना के थ्रू मार दिया गया था, नहीं जो आर्मी थी उन्होंने उनको मार दिया था। एंड जो ने फिर जो हेड रूलर बने थे जियाउर रहमान थे, उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी उन्होंने बनाई और 1979 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें वो जीत गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मिलिट्री है वो उनकी लीडरशिप में से फिर जो जियाउर रहमान थे उनकी भी एक टाइम के बाद यानी उनको मार दिया जाता है एंड जो लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद थे उनके अंडर यहाँ पर फिर से एक बार दोबारा पावर आती है और उन्होंने मिलिट्री फिर से दोबारा यहाँ मिलिट्री आती है, मिलिट्री पावर है, उसका राज हो जाता है। एंड जो फिर क्या होता है कि जो बांग्लादेश की जो पब्लिक थी वो इस चीज़ के फिर से अगेंस्ट हो जाती है कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आनी चाहिए एंड इरशाद को फोर्स किया जाता है कि आप यहाँ पर उसको डेमोक्रेसी को लेकर आए। एंड इसके बाद जो जनरल इरशाद हैं वो अपने आप को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं एंड जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो इस चीज़ के अगेंस्ट होती है, तो वो क्या करती है कि उतना ज़्यादा जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनको फोर्स करती है कि उन्हें 1990 में अपनी जो पोस्ट है उनसे रिज़ाइन देना पड़ता है और 1991 में यहाँ फिर से इलेक्शन होते हैं। इसके बाद से जो बांग्लादेश है वहाँ पर मल्टी पार्टी इलेक्शन होने लगते हैं एंड ये सिंस आज तक यही चीज़ यहाँ पर है कि मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर कौन सी यानी फुली डेमोक्रेसी या मल्टी जो मिलिट्री पावर है इन दोनों का राज चला हुआ है। तो जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था वैसा ही यहीं पर था, दोनों सिचुएशन बदलती रहती थी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा वो होगा नेपाल को लेकर कि नेपाल में आखिर क्या था, मोनेल्सी थी या डेमोक्रेसी थी, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें नेपाल की तो नेपाल पास्ट से ही एक हिंदू किंगडम रहा है एंड साथ ही यहाँ पर मॉडर्न पीरियड में भी, यानी ये हिंदू किंगडम था पर जो मॉडर्न पीरियड है आज भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कई सालों तक रही है। एंड जो पर यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनका मानना था कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि पब्लिक के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो और साथ ही ओपन हो। वे एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जहां उन्हें हर तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड की जाए। पर जो यहाँ के किंग थे उन्होंने क्या किया कि जो जितनी भी पावर है उसे रिटेन कर लिया और नेपाल पर अपना कंट्रोल कर लिया। साथ ही जो अदर डेमोक्रेटिक थी नेपाल की उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी जो डेमोक्रेसी बढ़ रही थी उसे ख़त्म कर दिया एंड जो डेमोक्रेसी थी वो सिर्फ नाम के लिए थी। पर क्या होता है कि जो वहाँ की पब्लिक है वो डेमोक्रेसी चाहती थी और इस फील्ड में उन्होंने काफ़ी मूवमेंट चलाए एंड एट द एंड 1990s में
जो वहाँ के किंग होते हैं उन्हें पब्लिक के प्रेशर में आकर उनकी जो डिमांड है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर साथ ही इस्टेब्लिश होता है न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेपाल में जो डेमोक्रेटिक जो जर्नी रही है, गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड रहा है वो काफ़ी शॉर्ट रहा, यानी छोटा रहा है, और साथ ही ट्रबल वाला करियर रहा, यानी उसमें उस जो टाइम पीरियड था उसमें काफ़ी समस्याओं से भरा रहा था। एंड बेसिकली 90s में क्या हुआ था कि नेपाल में जो मोइस्ट थे वे उन्होंने अपने नेपाल के जैसे नेपाल का जो काफ़ी एरिया उनमें उनको उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया था, उसमें सक्सेस हुए थे, यानी जो अपना इन्फ्लुएंस अपनी एक बेस बनाने में वे काफ़ी सक्सेस हो गए थे। जो ये मोइस्ट थे ये बेसिकली अगेंस्ट थे जो आर्मी थी मोनार्क की, एंड जो रूलिंग एलाइट थे उनके ये अगेंस्ट थे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी। एंड जो मोइस्ट गुरिल्ले एंड आर्म फोर्स ऑफ किंग एंड जो एलाइट्स है इनके बीच एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट होती देखने को मिलती थी। एंड जो इनकी जो ये थी ये भी जो मोइस्ट थे ये भी डेमोक्रेटिक को लेकर थोड़ा सा सपोर्टिव थे, कि इनका एक मानना था कि जो ये एलाइट पर्सन और जो किंग है ये इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए नेपाल में। पर होता क्या है कि 2002 में जो यहाँ के किंग है वो पार्लियामेंट को अबॉलिश कर देते हैं और जो वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट होती है उसको डिसमिस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बची हुई यानी नेपाल की जो डेमोक्रेसी जो थोड़ी बहुत रहती थी, लिमिटेड थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एंडिंग हो जाती है उसकी, और अब यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं होती है। पर फिर उसके 4 साल बाद अप्रैल 2006 में यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो फिर से इसके लिए मूवमेंट चलाती है काफ़ी बड़े लेवल पर। एंड जो इसके सपोर्ट में, लोकतंत्र के सपोर्ट में जो मूवमेंट चल रहे थे उनसे प्रेशर होकर जो राजा ज्ञानेंद्र थे उनको फोर्स होकर जो वहाँ की संसद है, पार्लियामेंट थी, उनको उन्होंने अगेन से डिसोल्व कर दिया था, क्योंकि जो पब्लिक थी वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी, और दोबारा से वहाँ पर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाने की वो गई थी। जो ये मूवमेंट से बेसिकली इनको लीड कर रहा था एक सपा लीड कर रहा था, 7 पार्टी अलायंसेज, यानी एक दल था जो ये मूवमेंट है इनको लीड कर रहा था, और साथ ही जो मोइस्ट थे और कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे जो इन मूवमेंट्स को लीड कर रहे थे डेमोक्रेटिक के सपोर्ट के लिए। एंड गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज की जाती है कि हमें लोकतंत्र चाहिए। एंड वैसे अगर हम बात करें नेपाल में जो डेमोक्रेसी है वो अभी भी वैसे कंप्लीट नहीं हुई है, पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। एंड जो माइस्ट और जो अदर पॉलिटिकल ग्रुप है वो अभी उन्होंने भी जो अपना सपोर्ट है वो गवर्नमेंट को देने के लिए डिसाइड किया है। एंड जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट है उसका भी एक नए तरीके से इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। एंड जो ये पार्लियामेंट है यही यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखेगी। एंड पर जो नेपाल के जो लोग हैं वो मानते हैं कि यहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम है ये रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रूट है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर राजा का राज रहेगा तो हम अपनी रूट से भी जुड़े रहेंगे, इसलिए इनका मानना है कि हमें अपनी हिस्ट्री से जुड़ने के लिए मोनार्की सिस्टम को अपने साथ रखना होगा। और जो मोइस्ट थे उन्होंने भी डिसाइड किया कि जो वे वॉर्स और जो वेपन से रिलेटेड जितनी भी लड़ाई होंगी उनको छोड़ देंगे और किसी तरह की मूवमेंट नहीं करेंगे। वैसे जो मोइस्ट है वो ये चाहते थे कि उन्हें भी यानी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर रिलेटेड कार्य वर्क हो उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया जाए, यानी उन्हें भी कुछ हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन में मिले, ताकि जो उनके जो स्पोर्ट में भी कुछ डिसीजन लिए जाए। और जो सपा था यानी 7 पार्टी जो अलायंस थी उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वे भी इस चीज़ के अगेंस्ट थे। तो कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनका मानना था कि जो इंडिया है वो आगे आने वाले फ्यूचर में नेपाल के लिए काफ़ी यानी खतरा हो सकता है, यानी वो इसको हैरेस कर सकता है या फिर उस पर अटैक कर सकता है। तो वो इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ी शक की एक हम कह सकते हैं डाउटफुल नज़रिए से देखते थे। एंड पर क्या होता है कि 2008 में जो नेपाल होता है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है, जो मोनार्की सिस्टम था उसको अबोलिश कर दिया जाता है। एंड 2015 में इसने अपना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो ये था नेपाल में मोनार्की से लेकर डेमोक्रेटिक सिस्टम की कैसे ये इस्टेब्लिश हुई। तो आज हमने पढ़ा कि बांग्लादेश कैसे इसने अपनी
फ्रीडम पाई, फिर देन वहाँ पर आर्मी सिस्टम, देन डेमोक्रेसी को लेकर क्या हुआ, एंड फिर एट द एंड वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम आया। फिर उसके बाद हमने नेपाल में पढ़ा कि पहले यहाँ पर मोनार्की थी, डेमोक्रेसी लिमिटेड थी, फिर जो पब्लिक थी वो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थी, तो उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट चलाया और एट द एंड उन्हें डेमोक्रेसी मिल भी गई। तो ये था हमारे आज का टॉपिक। तो चलिए, अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।